प्रैक्टिस संख्या 9 सेट 9। अब हाथ सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि शी टोल्ड मी डोंट बोदर सेंडिंग मी एन इनविटेशन, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो प्रश्न है ये इम्परेटिव के डायरेक्ट स्पीच में है और इसका इनडायरेक्ट अगर बनाएंगे तो बन जाएगा सी टोल्ड मी नॉट टू ब्रदर सेंडिंग हर एन इनविटेशन। तो इसका आंसर दूसरा वाला सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि हु टॉट यू फ्रेंच, which of the following is not the correct transformation of the above sentence into passive voice। ये सिंपल पास्ट के एक्टिव वॉइस में है और इसका जब पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा बाई whom वेयर यू टॉट फ्रेंच। तो इसका थर्ड वाला सही हो जाएगा। फिर है which word is the correct antonyms of the word preamble। तो प्रियम्बल का अर्थ होता है प्रस्तावना और इसका एंटोनिम्स होगा इपीलोग। तो आपको पता है कि इपीलोग जो होता है इसका मतलब होता है उपसंहार और इक्सोडॉर्ड जो है, तो यहाँ पे जो है इपीग्योल का मतलब होता है, इपीलोगियो मतलब होता है उपसंहार और इक्सोऑर्डियम का मतलब होता है प्रस्तावना और जो है प्रोलेगोमिनोन का मतलब होता है प्रस्तावना और पोएम का मतलब होता है कविता। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला है ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्ट फॉर द प्लेग्स स्प्रेड रैपिडली इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड फॉर इज यूज्ड एज। तो यहाँ पे अगर फॉर के बाद क्लॉज का प्रयोग हो तो वहाँ पे कंजक्शन होता है, इसीलिए जो है सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला है कि चूज द वर्ड व्हिच मीन्स द अपोजिट ऑफ सॉलिड। तो एक सेकंड यहाँ पे फिफ्थ वाला भी देख लो, ये वाला हमने छूट गया। कह रहा व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ बुलडॉग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो अ हाइफर होता है नाउन इज अ यंग काउ स्पेशली वन दैट हैज़ नॉट येट गिवन बर्थ टू अ काफ। तो टाइगर जो होता है मेल उसका होता है टाइग्रेस, ये फीमेल हो जाएगा। फॉक्स जो है मेल और जो है वैक्सन मतलब होता है फीमेल और म्यूल मतलब होता है खच्चर। अ प्रोडक्ट ऑफ हॉर्स एंड डंकी। तो इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है। फिर है चूज द वर्ड व्हिच मीन्स द अपोजिट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे डेंजरस इसका जो है एडजेक्टिव हो जाएगा खतरनाक, थ्रेटिंग, रिस्की, हार्मफुल। सॉलिड एडजेक्टिव है इसलिए इसका जो है कठोर एवं दृढ़ होगा यानी कि हार्ड एंड फर्म। और सॉफ्ट जो है एडजेक्टिव है इसका मुलायम, नॉट हार्ड और फन। जब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो बनेगा द कॉन्क्रीट विल स्टे एज सॉलिड एज अ रॉक। आई लाइक चॉकलेट्स विथ सॉफ्ट जो है सेंटर्स। तो इसीलिए इसका थर्ड वाला हो जाएगा सॉफ्ट। फिर है चूज द वर्ड व्हिच मीन्स द सेम एज मूविंग। तो यहाँ पे जो टर्निंग नाउन हो जाएगा इसका मतलब मोड़, टर्न जंक्शन। ठीक है। मूविंग हो जाएगा एडजेक्टिव गतिमान, दैट मूव्स चेंजिंग प्लेस। मोबाइल जब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे इट इज अ कंप्यूटराइज्ड मशीन विथ फ्यू मूविंग पार्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मोबाइल। फिर अगला है कि स्पेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल सप्लाई करेक्ट कंजक्शन। तो यहाँ पे अनलेस का मतलब यदि नहीं, इफ़ नॉट, और कंडीशनल जो होता है वो अनलेस प्लस प्रेजेंट टेंस होगा। और अनटिल जो होता है जब तक निर्दिष्ट समय तक, अप टू द टाइम दैट नहीं होगा तब तक मतलब। तो इसीलिए इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अनलेस। फिर है इसको पढ़ के आंसर देना है। कह रहा है बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन ने आनंद
कादम्बिनी में दृश्य रूपक एवं नाटक शीर्षक से लेखमाला प्रकाशित की, किंतु उनका यह निबंध भारतेंदु के निबंध की तरह व्यापक और समावेशी न था। भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन विपुल रूप से होने लगा था और साहित्यिक पत्रिकाएं हिंदी जगत को खूब समृद्ध कर रही थी। आलोचना के पहले चरण का विकास पत्र पत्रिकाओं में छपने वाली पुस्तक समीक्षा और निबंधों में दृष्टिगोचर होता है। आचार्य शुक्ल ने इस युग में होने वाली आलोचना को समालोचना शीर्षक से अभिहित किया है, जिसका उद्देश्य था गुण दोष का विवेचन। इस युग की प्रमुख पत्रिकाओं में भारतेंदु के संपादन में कवि वचन सुधा 1968 ईस्वी में और हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 ईस्वी में समीक्षा के स्तंभ रहते थे। अन्य महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप 1887 ईस्वी में, प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण पत्रिका जो है वह 1883 ईस्वी में और प्रेमघन की आनंद कादम्बिनी 1831 ईस्वी में। इसी समय श्रीनिवास का नाटक संयुक्ता स्वयंवर 1886 ईस्वी प्रकाश में आया। बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन ने इस नाटक की समीक्षा की। भट्ट जी के समालोचना का शीर्षक था सच्ची समालोचना। भट्ट जी ने इस नाटक की ऐतिहासिकता की पड़ताल की। अभिहित का अर्थ है, तो इसमें से अभिहित का अर्थ क्या हो जाएगा? उल्लिखित। तो दूसरा हो जाएगा, अगला है गद्यांश में उल्लेखित युग की आलोचना का उद्देश्य है। तो गद्यांश में उल्लेखित युग की आलोचना का उद्देश्य है गुण दोष का विवेचन, तो दूसरा सही हो जाएगा। फिर अगला है भट्ट जी ने सच्ची समालोचना शीर्षक से किस नाटक की आलोचना की? तो भट्ट जी ने सच्ची समालोचना शीर्षक से संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की है, तो इसलिए थर्ड सही हो जाएगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें लाटा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है कि जब एक शब्द की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहाँ पे लाटा अलंकार होता है, लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उसका उदाहरण होता है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, लाटा अनुप्रास ये वाला, ठीक। अगला है नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है कि नाक दबाने से मुंह खुलता है, इसका मतलब होता है कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। वाक्य प्रयोग जब करेंगे तो जैसे कि मुख्यमंत्री के कहने पर सभी अधिकारी तुरंत ही कार्य को संपन्न कराने में जुट गए, क्योंकि नाक दबाने से मुंह खुलता है। तो इसीलिए इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। फिर अगला देखते हैं, अगला है ये कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें से आपको पता है थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण, जब चोर ने मुझे देखा तो भाग गए। अगला है आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो अब हम 15वां देखते हैं। इसमें है कि आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें से हो जाएगा तीसरा कालवाचक, क्योंकि कालवाचक क्रिया विशेषण में किसी क्रिया के होने के समय का बोध होता है। जैसे आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, तो इसीलिए वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला है कि यथा समय शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें भी तीसरा हो जाएगा, क्योंकि जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद का अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम आपसे कहें तो यथा, समय, भरपेट, आजन, ये सब है जो है अव्ययी भाव के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा कलित रागिनी बजती, इन पंक्तियों में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें है छेका अनुप्रास, ठीक है, छेका अनुप्रास अलंकार।
तो 6 का अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता एवं क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम बात करें तो इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा कलित रागिनी बजती। ठीक है। अगला है प्राक कथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? प्राक उपसर्ग से बने शब्द होते हैं जैसे प्राकथन, प्राकथन, प्राकलन, प्राक्तन, प्राकृत, प्रागैतिक, प्रागवैदिक, प्रागैतिहासिक, ये सब जो होते हैं वो प्राक से बने होते हैं। तो इसमें से तीसरा हो जाएगा। ठीक। अगला सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सूर्योदय का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। इसमें गुण संधि होता है। गुण संधि में क्या होता है कि आ प्लस ओ मिलके ओ का हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए इसमें थर्ड वाला हो जाएगा सूर्य प्लस उदय, ये वाला। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो इसमें देखो कौन सा हो जाएगा? ये जैसे चित्त से उतरना। तो आपको पता है कि मुहावरा चित्त से उतरना, इसका अर्थ होता है अपेक्षित होना। मतलब अगर हम वाक्य प्रयोग करें तो जैसे मोहन ने अपनी झगड़ालू पत्नी को चित्त से उतार दिया। ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, उपेक्षित होना। अगला है जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो जैसे पहला है अविभाज्य, मतलब जिसका विभाजन ना किया जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द अविभाज्य होगा। ठीक है। अगला है कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो किरण का पर्यायवाची होता क्या है? तो रश्मि, अंशु, केतु होता है। और रोष का पर्यायवाची होता है बैर, विरोध, दुश्मनी। ठीक। तो इसीलिए इसका फर्स्ट हो जाएगा रोष। अगला जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? तो जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। जैसे अगर हम कोई मतलब एग्जाम्पल दें तो जैसे आप कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोए। तो इसमें जो होता है, तो जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? वो हो जाएगा दूसरा। ठीक है, श्रृंगार रस। फिर अगला है कभी कभी। अब हम अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो इसमें से पहला हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि वह अभिकारी शब्द जिनसे किसी क्रिया के संपन्न होने के समय का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अभी, कभी, कल, परसों, साल भर आदि। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो कहें कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। फिर देखो अगला है कि क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप है। तो क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप खत्री होता है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें पहला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मूर्धन्य ह्रस्व स्वर जो होता है वो, तो फिर से देखो मूर्धन्य ह्रस्व स्वर, मूर्धन्य स्वर जो जीव द्वारा वत्तर से कटक और कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर या री हैं, तो इसीलिए री हो जाएगा। ठीक है। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर आपको पता ही है कि मूर्धन्य स्वर जो जीव तथा वर्त से कटक और कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं। ठीक है, जैसे री, ऐसे हो जाएगा। फिर हम अगला 27 देखते हैं। ये है कि मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? यहाँ इतनी गाड़ी आती जाती है कि मैं क्या बता दूँ। देखो, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? जैसे आपको पता है इसमें पहला हो जाएगा, क्योंकि ऐसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराने वाले विशेषणों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, तो मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, तो इसमें 10 दिन जो है बोधक है ना, इसलिए संख्यावाचक हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ होता है?
तो कनक का मतलब होता है खजूर, सोना, धतूरा, और जो है छल का ठगी, धोखा, कपट, तो इसलिए पहला हो जाएगा। ठीक, अगला है, इसमें कह रहा है कि कौन सा कनक शब्द का अर्थ नहीं है, तो ये छल नहीं होगा। ठीक है, अगला, मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह मतलब जो है एक ऐसा संदेश जो किसी काम को ना करने का आदेश दे रहा हो, तो वो निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। इन वाक्यों में प्रायः जो होते हैं ना, नहीं या मत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं विदेश नहीं जाऊंगा। ठीक, अगला है, 80 की आमद 90 खर्च। ठीक है, 80 की आमद 90 का खर्च का पूछ रहा है कि इसमें इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो 80 की आमद 90 का खर्च का मतलब होता है आय से अधिक खर्च। वाक्य में अगर प्रयोग करें, जैसे केशव के घर तो 80 की आमद और 90 का खर्च है, इसलिए उसके वेतन में घर का खर्च नहीं चलता, तो इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, आय से अधिक खर्च। अब हम अगला सेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, मॉडल प्रैक्टिस सेट 10। इसमें पहला क्वेश्चन पहला है कि फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर। आई आस्क्ड हिम हाउ कुड ही गो आउट इफ़ ही स्टार्टेड रेनिंग। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें से दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला। देखो कह रहा है कि इसमें क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में जो आपको पता है कि जो है WH के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग होता है, अतः क्या हो जाएगा, हाउ ही कुड। ठीक है, हाउ ही कुड गो आउट। ये देखो, हाउ ही फिर कुड फिर गो आउट, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द आइडियम इन कैपिटल लेटर्स। जैसे ब्रिंग होम द बेकॉन, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा दूसरे का, इसमें हो जाएगा ये वाला, तीसरा सही हो जाएगा। आपको पता है कि जो आइडियम जो ये दिया है ब्रिंग होम द बेकॉन का अर्थ होता है अपने काम में सफल होना, तब इसका क्या हो जाएगा, टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है थर्ड कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द अंडरलाइन एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें दिया है ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स दैट कैरी दियर यंग वंस इन पाउच, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। जो है मार्सुपियल्स, इसका मतलब होता है धानी प्राणी या जो जानवर अपने पाउच में बच्चा रखता है, और जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स का मतलब होता है बच्चे को दूध पिलाने वाला प्राणी, और जो नॉक्टर्नल होते हैं वो रात में चलने वाले पशु होते हैं, तो इसीलिए इसका ये वाला हो जाएगा मार्सुपियल। अगला है व्हिच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज, जो है पैसिफाई, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका थर्ड हो जाएगा, काम डाउन। मतलब जो होता है गैदर, जो वर्ब होता है इसका मतलब होता है एकत्र होना या एकत्र करना, तो इसका मतलब कम या टुगेदर या जो है असेंबल, और क्या हो जाएगा एक्यूमुलेट, यह हो जाएगा कलेक्ट। और जो पैसिफी वर्ब होता है उसका मतलब होता है शांत करना या काम डाउन, या जो होता है अपीज ऑप्टेन। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। अब जब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा द ऑफर हैज़ नॉट पैसिफाइड जो है क्या हो जाएगा, सेपरेटिस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। फिर अगला पांचवा है कि व्हिच वर्ड इज़ द अपोजिट ऑफ, ठीक है, डिफरेंसेज, तो इसका क्या हो जाएगा, आपको पता है कि डिफरेंस एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है भेद या अंतर, यानी कि डिसिमिलरिटी। ठीक है, चेंज, अब जब इसका वेरिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब सिमिलरिटी नाउन होता है उसका मतलब होता है समानता या लाइकनेस, या हो जाएगा रिजिम्बलेंस। और जब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा देयर इज डिफरेंट बिटवीन जो है राइस एंड पल्स, या देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन सीता एंड हर मदर।
तो इसलिए पाँचवें का पहला हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरिटीज। अगला है कि चूज द ऑप्शन विथ करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन वर्ड। तो आपको पता है कि जो जेंटलमैन होता है वो एक नाउन है, इसका मतलब होता है सज्जन। अ मैन विथ वेरी गुड मैनर्स। अब इसका वाक्य प्रयोग करोगे तो हो जाएगा ही वाज परफेक्ट जेंटलमैन। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, जेंटलमैन हो जाएगा। अगला है वन हु टॉक्स अ ब्राइट व्यू ऑफ थिंग्स इज अ या एन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। और जब इसको क्या कहेंगे? अ पर्सन हु क्रिएट्स पेंटिंग्स और ड्राइंग एज अ प्रोफेशन और हॉबी। और बैचलर मतलब होता है अविवाहित। अ मैन हु इज नॉट एंड हैज़ नेवर बीन मैरिड। तो इसलिए 7 का 1 हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा। ठीक, अगला है दीज बुक्स टू मी। तो इसमें क्या भरा जाएगा? यहाँ पे इसमें पहला भरा जाएगा बिलोंग। दीज बुक्स बिलोंग टू मी वाक्य का जब प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है, और दीज बुक्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, अतः प्लूरल वर्ब यानी कि बिलोंग का प्रयोग किया जाएगा। अगला है 9 से लेके 11 तक आपको गद्यांश पढ़ के आंसर देना है, तो पढ़िए। कह रहा है मध्ययुगीन भक्त कवियों में मीरा और सूर ने जिस आदर्श समाज की कल्पना की वो आज भी वरीय है। सूर के यहाँ स्त्रियां अपने संपूर्ण स्त्रीत्व भाव में आती हैं। वे ना तो देवी हैं और ना ही शोषित। नंद को सलाह देती यशोदा तो आदर्श पत्नी है ही, कृष्ण की पालित माता भी वही है। उनके वात्सल के समक्ष वास्तविक माता का वात्सल जो है उपेक्षणीय है। सूर की गोपियाँ ज्ञान और प्रेम को अधिक महत्व देती हैं और ज्ञान की उपेक्षा करती हैं। क्या ऐसा आदर्श समाज जो स्त्रियों को उनके स्त्रीत्व प्रदान करे आज तक बन पाया? नहीं। भक्त कवि आज भी इस चिंता को उस समय देख रहे थे, इसलिए भक्ति काल और भी प्रासंगिक हो जाता है। स्त्री की स्वतंत्रता और समानता जैसे मानवीय मूल्य के लिए मीरा आजीवन लड़ती रही। तमाम बंदिशों के बावजूद मीरा अपने को स्थापित करने में सफल रही। मीरा का यह संघर्षपूर्ण जीवन हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है। तो इसीलिए अब इसको पढ़ के आप लोग को आंसर देना है। कह रहा है उपेक्षणीय का अर्थ है, तो उपेक्षणीय का अर्थ होता है उपेक्षा करने योग्य। तो इसीलिए इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है गद्यांश में किस कवयित्री का उल्लेख है? तो गद्यांश में मीरा जी का उल्लेख है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि गद्यांश में बंदिश का आशय नहीं हो सकता। तो गद्यांश में जो है बंदिश का आशय शब्द समर्थन नहीं हो सकता, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम और होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, मतलब नहीं, सर्वनाम के कई भेद होते हैं, जैसे 6 मान लो। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक, गुणवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कह रहा ईंट तक बिकवा देना। ठीक है, ईंट तक बिकवा देना। तो मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सर्वस्व नष्ट कर देना। जब इसका वाक्य प्रयोग करोगे तो हो जाएगा रमेश की जुए की लत ने उसके घर की ईंट तक बिकवा दी। इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वस्व नष्ट करना। अगला है कि कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? तो इसलिए इसका पहला सब आंसर हो जाएगा पर्यायवाची गधा। जैसे गधा का होता है खर, गर्दभ, खोता, धूसर। और रावण का होता है दशानन, दस कंधर, लंकेश। मूर्ख का होता है नादान, मूढ़, अन। कुंठित का होता है खिन्न, हताश और जो है भोथरा। अब हम अगला देखते हैं 15 नंबर का। अगला है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का जो है चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कह रहा है सभ्यता की दौड़ में संवेदनशील जैसे मनोयोग का साथ जो है क्या हो जाएगा इसमें? स्वतः छोड़ जाता है। थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो इसमें से
ये जलज हो जाएगा, ठीक। क्योंकि जलज का होता है कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला। और जलज, जलद, अगर लास्ट में जल में दा लग जाएगा तो उसका होता है बादल और मेघ। और पयोधर का मतलब होता है आस्तन या बादल। अब 17 देखते हैं। वे आम के पेड़ है, इस वाक्य में अधोरेखित जो ये है, ठीक है, शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो वे आम के पेड़ हैं, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। फिर अगला है तरल का विलोम शब्द होगा, तो इसमें से दूसरा हो जाएगा ठोस। तरल का विलोम जटिल होता है, तरल का विलोम ठोस होता है, तीसरे का विलोम कुंठित होता है। अगला देखते हैं। अगला है आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। तो इसमें से दूसरा हो जाएगा, क्योंकि आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इसका अर्थ है किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। जब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो जैसे सेठ जी दिवालिया होकर भी दान करने चले, ये तो वही बात हुई कि आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इसीलिए इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। तो इसमें जो है इसका सेकेंड वाला सही हो जाएगा कर्तव्यात, क्योंकि कर्तव्यात में वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ही होते हैं, इसीलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो जब इसका सॉल्व करेंगे तो इसमें तीसरा सही हो जाएगा, आशीर्वाद जो है वो शुद्ध शब्द है, ठीक, ये वाला। अगला है कि वाक्यों में संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए, तो इसमें से पहला सही हो जाएगा, क्योंकि वाक्य जो ये लिखा है कि वो पढ़ता भी है और नौकरी भी करता है, ये संयुक्त प्रकार का वाक्य है, ठीक। अगला है इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें से भी पहला हो जाएगा, क्योंकि वह शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उन्हें जो है प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पांडित्य में या प्रत्यय होगा, ठीक है, या प्रत्यय लगा है। अगला है जो है इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसमें वक्ता शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, जिसमें आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि शब्द आते हैं। उदाहरण जैसे यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, ये समस्या मैं अपने आप ही कर लूँगा, ये इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, अपने आप ही होना चाहिए। फिर है ये देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत तो फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो ये जो है अद्भुत रस है, इसका रस जो होता है अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव होता है विस्मय, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला है उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं, ठीक। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा जैसे सेकंड वाला सही हो जाएगा, जो है कालिदास। जो है महाकवि कालिदास जी संस्कृत में काव्य रचना करते थे, उन्होंने उपमा अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया है। इनकी रचनाएं कई सारे हैं, जैसे रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम बहुत इंपॉर्टेंट आता है, हर पेपर में आता है। तो अगला है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कहता है चोटी का पसीना एड़ी तक आना, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चोटी का पसीना एड़ी तक आना मतलब कड़ा परिश्रम करना। जब इसका वाक्य प्रयोग करोगे तो जैसे रमेश ने परीक्षा पास कर ली लेकिन उसका चोटी का पसीना एड़ी तक आ गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला है उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य से जुड़ा है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चिन्ह का प्रयोग प्रायः पुस्तक, निबंध आदि के शीर्षक में होता है। इसका संकेत क्या है, उपविराम का संकेत, ये 2 बिंदी ऐसे रख दोगे तो इसी को कहते हैं उपविराम, याद रखो। उपविराम कुछ भी हो कहीं पे ऐसे रखा हो तो उपविराम इसे बोलते हैं। तो इसलिए इसमें जो है जैसे
उदाहरण देखो तो इसमें है, जैसे लिखा है मित्र बंधु 3 है, मित्र बंधु 3 है, तो यहाँ पे ये वाला लगा है कि नहीं, 2 लगा है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सकुदेव बिहारी, ठीक। तो इसी को कहते हैं उपविराम। अगला है, जिस समास से दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसमें सेकंड हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा इसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है, ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से तीसरा सही हो जाएगा पुलोमजा। देखो इंद्र का पर्यायवाची जो होता है वो होता है पुरंदर, जैसे सचिपति, और जो होता है शक्र, और होता है जीमूत वाहन, और एक होता है वासो। और जो पुलोमजा है ये इंद्र की पत्नी का नाम था। पुलोमजा कौन थी, ये इंद्र की पत्नी थी। तो ये हो गया हमारा जो है प्रैक्टिस नंबर 10। अब हम प्रैक्टिस नंबर 11 देखते हैं। टोटल 15 है बुक में, तो 15 सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो इसमें से है, पहला है फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ एरर। कह रहा ही ट्राइड हार्डली टू विन द रेस। तो इसमें से जब सॉल्व कर तो इसमें से दूसरा हो जाएगा, ठीक, ये वाला। क्योंकि जब इसका बनाओगे हार्डली, जो ये लिखा है हार्डली की जगह पे हार्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि सख्त या कठोर के अर्थ में हार्ड को जो है हार्डली नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में जब आप बनाओगे तो हो जाएगा हार्ड, जो होता है ऑब्जेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों में होता है। जैसे द सरफेस इज हार्ड, क्या हो जाएगा, द सरफेस इज हार्ड, और जब ही स्टडीज हार्ड, ठीक। और जो हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से, जैसे आप बनाओगे हार्डली हैड, ठीक है, हार्डली हैड ही गॉन व्हेन आई अराइव्ड। सेकंड वाला देखते हैं, कह रहा इन which of the following sentences the use of the idiom at sixes and जो है sevens is not appropriate। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड का। इसमें सेकंड वाला हो जाएगा, क्योंकि एट एक्सेस एंड जो है सेवेंस का अर्थ होता है कि तितर बितर, और इस अर्थ में जो है ऑप्शन सेकंड कौन सा हो जाएगा, सही है, ठीक है। अगला थर्ड वाला कह रहा है चूज एंड, एक सेकंड, थर्ड है, कह रहा है चूज एन एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन टू सप्लाई अ कंजक्शन फॉर कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कह रहा ही फैक्ट्स स्पेस ही वर ऑलरेडी द बॉस। तो इसमें थर्ड वाला सही हो जाएगा एज इफ। जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा थर्ड वाला, देखो अनरियल फैक्ट को बतलाने के लिए एज, इफ, एज, दोज, इज जो है सपोजिंग, विस इटीसी के बाद किसी भी सब्जेक्ट के साथ वियर का प्रयोग किया जाता है। अतः जब रिक्त स्थान में एज इफ का प्रयोग होगा, ठीक है, यहाँ पे एज इफ हो जाएगा, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड कैपिटल लेटर्स, जो है क्या हो जाएगा, हेयर से। तो इसमें देखो जो हेयर से है इसका अर्थ होता है साधारण चर्चा या अफवाह, तथा इसका जो एंटोनिम्स जो एंथेटिक जो होता है, हो सकता है, उसको जो है क्या कहेंगे, प्रीसियस मतलब होता है महंगा, ठीक है, प्रीसियस मतलब होता है महंगा, और जो एस्टीमेट होता है उसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, और जो है एथनेटिक होता है उसका मतलब होता है प्रमाणिक, और इंडिसेंट मतलब होता है अश्लील। तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है 5th नंबर का, कह रहा है सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द आइडियम और फ्रेज इन कैपिटल लेटर्स। कह रहा है गॉर्डियन नॉट। तो इसका आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से तीसरा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो गार्डियन नोट होता है उसका अर्थ होता है कठिन कार्य, कठिन समस्या। तो ये जो है क्या हो जाएगा, सिमाइली, जो क्या हो जाएगा यहाँ पे,
ये जो है लिखा है सिमाइली इम्पॉसिबल, ठीक है, असिमाइली इम्पॉसिबल और जो है डिफ़िकल्ट टास्क और प्रॉब्लम, इसका आंसर यही वाला हो जाएगा, थर्ड वाला। अगला है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कह रहा है आई रिमेंबर देन टॉकिंग मी टू द जू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें थर्ड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रैंड का जो पैसिव प्लस पैसिव बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू, इसका पैसिव हो जाएगा। फिर अगला है कि ही सेज टू अस कीप द गेट क्लोज, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द एबव इम्परेटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इम्परेटिव वाक्य जो होते हैं उन वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलते समय से या सेज के बाद टू का प्रयोग किया जाता है तथा आगे जो है टेंस नहीं बदलता, अतः ही सेज टू कीप द गेट क्लोज, इसका जो है सही इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगला जब सॉल्व करोगे, 8वां क्वेश्चन है कि वन हु हैज़ गुड टेस्ट फॉर गुड इज जो है कॉल्ड, मतलब फॉर फूड इज कॉल्ड। तो इसमें क्या हो जाए, फिर से पढ़ लीजिए, वन हु हैज़ गुड टेस्ट फॉर फूड इज कॉल्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें से पहला हो जाएगा। तो जो है गवर्नमेंट, ठीक है, जो श्योटर है, सुरेटर या क्यूरेटर भी बोल सकते हो, इसका मतलब होता है संग्रहालय, इसका मतलब है आ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम ऑफ अदर कलेक्शन। और जो पैरासाइट होता है उसका मतलब होता है परजीवी, मतलब दैट व्हिच लिव्स ऑन अनदर। तो इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि 9 से 11 तक आप गद्यांश पढ़कर आंसर दीजिए। तो गद्यांश पहले पढ़ लीजिए, क्या दिया है कि हिंदी साहित्य में व्यवहारिक आलोचना का उदय भारतेंदु के निबंध नाटक 1883 ईस्वी को माना जाता है। आलोचना के क्षेत्र में यह कोई यकायक नहीं आई हुई विधा नहीं है, अतः भारतेंदु से पूर्व हुई सैद्धांतिक आलोचना का अनदेखा करके आलोचना की कोई नई पृष्ठभूमि नहीं तैयार की जा सकती। हमें इस आलोचना के स्वरूप एवं विकास को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी आलोचना में जो रूप प्रचलित थे वे रीतकालीन लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर थे। संस्कृत साहित्य से रीतकाल को विपुल सामग्री प्राप्त हुई एवं रीतकालीन आचार्यों ने कविता संबंधी अवधारणाओं की व्याख्या नहीं जो है लक्षण ग्रंथों से की है। रीतकालीन आलोचना प्रमुखता महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं की टीका पद्धति एवं कवि की प्रशंसात्मक उक्तियों तथा लक्षण ग्रंथों को आधार बनाकर की गई। कह रहा है गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है। तो गद्यांश का केंद्रीय विषय हो जाएगा आलोचना, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है गद्यांश में भारतेंदु से पूर्व किस आलोचना का उल्लेख किया गया है। तो इसमें से थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, गद्यांश में भारतेंदु से पूर्व सैद्धांतिक आलोचना का उल्लेख है। फिर अगला देखते हैं, अगला दिया है कि अवधारणा का आशय है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि अवधारणा का आशय है सुविचारित धारणा, ठीक। अगला है दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब है ऋणात्मक शब्द का विलोम होता है धनात्मक, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भाइयों और बहनों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपका मन हो तो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है यथाशक्ति में इनमें से कौन सा समास है। तो इसमें से थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव इस समास में पहला और पूर्व पद का अव्यय होता है, जैसे यथाकर्म, यथाशक्ति, भरपेट, कर्मठ जो है कर्मधारय। इस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, जैसे नील कमल, नील के समान कमल। संबंध जो तत्पुरुष होता है उसमें उत्तर पद प्रधान एवं पूर्व पद जो होता है गौड़ होता है। यम जो का के की चिन्ह का लोप होता है, जैसे गंगा जल का हो जाएगा गंगा का जल। कर्म पुरुष में क्या होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ होता है और को चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे हो जाएगा यश प्राप्त, यानी कि यश को प्राप्त, ठीक। अगला हो जाएगा 14 देखिए, कह रहा है पिता के घर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो पिता के घर रहने वाली
इसमें दूसरा हो जाएगा। पिता के घर रहने वाली युवती को बोलते हैं सुवासिनी, यानी कि हम लोग सुवासिनी हैं। और जिसका पति जीवित है उसको सुहागिनी बोलते हैं। और बलुई ज़मीन को बोलते हैं सिकता। और घर की मालकिन को बोलते हैं गृहिणी। ठीक, अगला है, यानी गृहिणी का मतलब मालकिन। हमारी मम्मी मालकिन है, आप लोग की मम्मी भी मालकिन ही है। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अग्नि इसमें थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची होता है वैश्वानर, अनल, दहक, पावक, रोहिताश, आग। अमी अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमी, ठीक है, कह रहा है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो अमी कह रहे इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि अग्नि का पर्यायवाची होता है, फिर से देख लीजिए, वैश्वानर, अनल, दहक, पावक, रोहिताश, आग। ठीक, और अमी अमृत का पर्यायवाची है। अमी किसका है? अमृत का। इसमें से कह रहा इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नाक का बाल होने का अर्थ है अधिक प्यारा होना। वाक के प्रयोग जब करोगे तो आजकल बड़े बाबू इंजीनियर साहब की नाक का बाल बने हुए हैं। अगला है कि इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो तीसरा सही हो जाएगा। खोज के अनेकार्थी शब्द अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाश है। इच्छा पूर्ति नहीं होगी। फिर अगला, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो पहला सही हो जाएगा अजवाइन। अजवाइन स्त्रीलिंग है। वाक्य प्रयोग जब इसमें करोगे तो उसने अपने घर के पीछे अजवाइन लगा रखी है। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? तो सौभाग्य का विलोम होता है दुर्भाग्य। ठीक, और अगर यहाँ पे कुछ संगति का होता है सुसंगति, और दुष्परिणाम का होता है सुपरिणाम। ठीक, अगला 20वां देखते हैं। अगला है, हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो तीसरा हो जाएगा इसका विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक आविकारी होते हैं, जो जैसे कि हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा, ये सब हो जाएगा इत्यादि। अगला है कि दिए गए वाक्यों में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। कह रहा है इनकी तुम्हारे से कोई रुचि नहीं है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अन्य पुरुष हो जाएगा, क्योंकि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने तथा सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन सर्वनाम शब्दों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वह, उन्हें, उसे, इसे, उनकी, इसका, उसने आदि। उदाहरण के लिए अगर देखें तो इनकी तुम्हारे से कोई रुचि नहीं है। इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। अगला है कि बांधा था विधु को किसने? कह रहा बांधा था विधु को किसने? इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है? भरा हुआ हीरो से। इनमें से कौन सा अलंकार है? तो देखो इसमें जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त अलंकार में किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। इसमें लोकोत्तर से परे कल्पना की बात की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें से तीसरा हो जाएगा, क्योंकि सरल वाक्य में एक ही क्रिया एवं एक ही। अगर इसका उदाहरण देखें तो जैसे ट्रैफिक में फंसने के कारण जल्दी नहीं आ सकता। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग का वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करिए। तो जिसका कोई आकार न हो, तो इसका पहला हो जाएगा वाक्यांश जिसका कोई आकार न हो उसके लिए उचित होता है निराकार। अगला है, खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका थर्ड हो जाएगा वीरगति पाना। मतलब खेत रहना मुहावरे का अर्थ है वीरगति पाना। इसका वाक्य प्रयोग 1962 ईस्वी के युद्ध में कई भारतीय सैनिक खेत रहे। ठीक है, अगला है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो इसमें से तीसरा ऑप्शन हो जाएगा धन, द्रव्य और मुद्रा। धन, द्रव्य, मुद्रा परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन होता है ताला बेसा, मूर्धन्यसा, दंतसा और हा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो देशज नहीं है, पहले इसमें देख लीजिए, जो ये ऊष्म व्यंजन होता है उसमें क्या होता है, उसके उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है, गर्म वायु निकलती है। जैसे आप करिए, देखिए शा, सा, स, हा, उसमें देखो गर्म गर्म हवा टाइप का निकलता है। फिर अगला है कि देशज शब्द नहीं है, ठीक। तो टेलीफोन शब्द जो है ये यूनानी भाषा का विदेशज शब्द है, इसीलिए ये वाला सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अगला है जिनका जन्म पहले हुआ हो उनके लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो जिनका जन्म पहले हुआ होता है उनको अग्रज कहते हैं, और जिनका बाद में उनको अनुज, अनुज छोटे भाइयों को बोलते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अग्रज। फिर है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब हिंदी में मूलतः 52 वर्ण है। स्वर देखो, स्वर में क्या उनको से हो जाएगा, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटा आ छोटा बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋण छोटा ऊ बड़ा ऊ, फिर ए आई ओ आओ अंग अहा, ऋण भी हो जाएगा। अब व्यंजन आपको पता ही, काखा गघा अंगा, चसा चझाइया, टाठा डढ़ा आड़ा, ताथा दधा न, पा फा ब म, यरा लवा शा, ताला बिसा मूर्धन्य सा, दंत सा, हा चतरंग्या। और ज्ञा के बाद भी कई शब्द होते हैं, जैसे कि देखो इस तरह, एक हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक, और एक हो जाएगा ये ढा, और एक हो जाएगा सरा वाला, और एक हो जाएगा जा, ठीक। इसको भी लेके 52 हो जाएंगे। तो ये हो गया। अब हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, ये सेट 12 है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 12। इसमें पहला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन सब्सटीट्यूट द गिवन फ्रेज या सेंटेंस। कह रहा, अ पर्सन हु ईट्स टू मच इज कॉल्ड अ। तो इसमें आपको पता है कि जो ग्लूटन होता है इसका मतलब होता है जो बहुत अधिक खाता हो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। और जो ओमनीवोरस होता है जो सभी चीज़ें खाता है, और कैनिबल का मतलब होता है जो मानव का मांस खाता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला है चूज द वर्ड which इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइन। कह रहा है पॉसिटी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्सेसेस, ठीक है। ये जो पॉसिटी का अर्थ होता है कमी, और इसका जो एंटोनिम्स होता है उसका होता है एक्सेस होगा। और जो सर्टिनेटली होता है, सर्टिनेटली उसका मतलब होता है, सर्टेनिटी होता है, सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता, ठीक है। और टाइमिडिटी का मतलब होता है कायरता, और एक्सेस का मतलब होता है अत्यधिक, और जो ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। अगला है थर्ड क्वेश्चन कि सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है सी इज द पुटिंग द बुक्स फ्रॉम द बॉटम सेल्फ स्पेस द टॉप मोस्ट सेल्फ, ठीक है। तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑन टू। सबसे ऊपर के अर्थ में रिक्त स्थान में ऑन टू का प्रयोग होता है। इन टू का प्रयोग गतिशीलता को बतलाने के लिए किया जाता है, ठीक है, इसीलिए थर्ड हो जाएगा। अगला फोर्थ है कि चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द इनडायरेक्ट नरेशन। कह रहा ही सेड, फिर आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है, अतः इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन होगा, ठीक। अगला है फिफ्थ क्वेश्चन कि व्हिच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ जो है रिजिड। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्ट का मतलब होता है एडजेक्टिव जो होता है वो होता है फर्म, और अनबेंडिंग जो होता है हर्ष, ठीक है। और जो लेनाइट मतलब होता है उसका मतलब होता है लेनियंट एडजेक्टिव, इसका मतलब नॉट स्ट्रिक्ट या जो है मर्सीफुल या जेंटल। लुक एट द सेंटेंसेस, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मैं बोलूँ तो समीर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विथ हिज चिल्ड्रन, आवर प्रिंसिपल टेकन जो है स्लाइटली मोर लेनियंट भी हो जाएगा।
अगला देखें तो कहे कि हैंस, स्ट्रिक्ट एंड लेनियंट आर जो है एंटोनिम्स, ठीक है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 6 है चूज द करेक्ट प्लूरल नाउन। तो इसमें से देख लीजिए प्लूरल कौन सा हो जाएगा इसमें से, थर्ड वाला, ठीक है, सीजर्स। जो मिसल्स या रिकेट्स या मम्प्स आर डिजीजेज व्हिच लुक, जो प्लूरल बट आर सिंगुलर होते हैं, ठीक है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ डॉग। तो इसका हो जाएगा सेकंड, बिच, डॉग का बिच हो जाएगा, डॉग बिच कुत्ता, इसका मतलब कुतिया। तो और जो ड्रेक होता है, ड्रेक मेल होता है और डक जो होता है फीमेल होता है। ऐसे ही बिजार्ड जो मेल होता है और इसका विच, WITCH, ये फीमेल होता है। और कॉक मुर्गा मेल होता है और हेन मुर्गी मतलब फीमेल होती है। ऐसे अब 8 नंबर का क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल्स इज कॉल्ड। क्या कह रहा है, गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इज कॉल्ड। तो आपको पता है कि ऑटोक्रेसी का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद जो है एब्सोल्यूट पावर। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन और ऑल द एलिजिबल मेन। वियर्स आ जो है स्टेट टिपिकली थ्रू इलेक्टेड जो होता है रिप्रेजेंटेटिव्स। और जो मोनार्की होता है उसको कहते हैं रूल बाय अ किंग और अ क्वीन। तो इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा, डेमोक्रेसी। फिर अगला है, कह रहा है गद्यांश दिया है 9 से 11 तक, आपको आंसर दिया है। कह रहा है भारतेंदु का उदय हिंदी के उद्धारकर्ता के रूप में सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु ने कालचक्र नामक अपनी पुस्तिका में नोट किया। हिंदी नए चाल में ढली। यह कथन हिंदी भाषा के लिए जो है युगान रूप कथन था, क्योंकि भारतेंदु के समय एवं स्वयं भारतेंदु के द्वारा ही हिंदी अपने नए आयाम विकसित कर रही थी, या यूँ कहें खड़ी बोली गद्य के प्रसार में आने के साथ साथ हिंदी में कई नवीन विधाएं अपने शैशव काल की ओर अग्रसर हो रही थी। भारतेंदु ने न केवल हिंदी भाषा का परिमार्जन किया, अपितु नाटक, यात्रा, साहित्य, आलोचना आदि गद्य विधाओं की शुरुआत की। दरअसल यही वो विधाएं थी जो हमारी भावना एवं सच को सही मायनों में प्रतिबिंबित कर सकती थीं। आचार्य शुक्ल ने भी स्वीकार किया कि हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र जी ही हुए। तो कह रहा परिमार्जन का अर्थ क्या होगा, तो परिमार्जन का अर्थ होता है परिष्करण, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। परिष्करण, इसमें से देखो ये सेकंड हो गया तो इसको थर्ड है, ठीक है, ये यहाँ पे फोर्थ लिख गया है तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला है 10 नंबर का, कह रहा आयाम का अर्थ होता है, तो आयाम का अर्थ होता है विस्तार, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है गद्यांश में किस लेखक ने साहित्य कर्म का विश्लेषण है, तो इसमें से थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि गद्यांश में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य कर्म का वर्णन है, ठीक। अगला है जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं, तो इसमें भी थर्ड हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे गीता फल खा रही है, अभी खा ही रही, खा नहीं चुकी है, ठीक है। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें भी थर्ड हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ऐसे शब्द जिनमें स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि के द्वारा निश्चितता का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, ठीक है। अगला है श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है, तो इसमें भी थर्ड हो जाएगा करण कारक, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, पेंसिल से द्वारा लिखता है, ठीक है, पेंसिल के द्वारा। तो वो साधन जिसके द्वारा के द्वारा क्रिया पूरी होती है, कारक चिन्ह से और के का प्रयोग होता है, इसे जो है करण कारक कहते हैं, जिसे श्याम पेंसिल से लिखता है। अगला है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। कह रहा है हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने ना किया, तो इसमें भी सेकंड वाला हो जाएगा कि किसी ने ना किया, किसी ने किया है। तो इसमें कह रहा है, फिर से पढ़ो इसको, कह रहा है कि जैसे हम यहाँ पे क्या करोगे, एक सेकंड,
हम आकाश का वर्णन करते हैं, तो यहाँ पे लगा दो इसे इस तरह, हम आकाश का वर्णन करते हैं, फिर यहाँ कामा लगा दो। फिर पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का भी वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है, मतलब क्वेश्चन मार्क, ठीक, ये हो जाएगा। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 16 नंबर का क्वेश्चन कि कह रहा दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। कह रहा गाय घास चरकर चली गई, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि भूतकाल में किसी क्रिया के हो चुकने का बोध होता है, जैसे गाय घास खाकर चली गई। अगला है कि निरीह का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा, तो इसमें सेकंड हो जाएगा, निरीह विसर्ग संधि है, निरीह का संधि विच्छेद होता है निह धन ये है। फिर अगला है कह रहा इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसमें से सेकंड वाला हो जाएगा, दर्शनाभिलाषी शुद्ध शब्द है। जब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो सावन के माह में, मतलब सावन माह में शिव मंदिरों में दर्शनाभिलाषियों की भीड़ जो है बढ़ जाती है। फिर अगला है कि कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, तो इसमें भी तीसरा बघेली हो जाएगा। अर्धमागधी जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से बघेली बोली निकली है। मागधी से भोजपुरी, सौरसेनी से कौरवी एवं जो है बुंदेली निकली है। फिर अगला है कि जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, निदर्शना, ठीक है, निदर्शना हो जाएगा। देखो यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ निर्दर्शना होता है। और जो ये वाला देखो, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसमें से पहला हो जाएगा, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। तो इसमें देखो, अगर इसमें एक मतलब एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो आखिरकार रमेश PCS परीक्षा में सफल हो गया। सत्य है कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैर। अगला है 22 नंबर का, कह रहा है इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें से पहला हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि संबंध सूचक अव्यय के वाक्यों में बिना, तक और भर शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण जैसे धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। अगला है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो पहला हो जाएगा, लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, ठीक है। अगला है इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है, तो इसमें देखो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वह, तुम, हम आदि, ठीक। अगला है शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है, तो ये पहला हो जाएगा, यमक अलंकार। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है एवं उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, जैसे काली घटा का घमंड घटा में घटा शब्द के अर्थ भिन्न है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे तरन, तनुजा, तर्तमाल, ठीक। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए, तो इसमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सरल वाक्य में एक क्रिया एवं एक कर्ता होता है। उदाहरण के लिए जैसे सुमिता पानी पीकर चली गई। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए, ठीक, मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए, तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, क्योंकि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे अगर उदाहरण देखा जाए तो यद्यपि रूबी घर चली गई तथा जो है काम में नहीं लगी। फिर अगला क्वेश्चन 28 देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जैसे कह रहा खींचे निपोड़ना, तो आपको पता है कि खींचे का इसका मतलब होता है गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगना। खींचे कहाँ लिखा है, ये
खीसे निपोरना का मतलब होता है गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगना। जब इसका वाक्य प्रयोग करोगे, जैसे जब अब्दुल की चोरी पकड़ी गई तो वो खीसे निपोरने लगा, तो इसीलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड वाला। अगला है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करिए। मन को मोह लेने वाला, तो क्या हो जाएगा मनमोहक। जैसे मन को मोह लेने वाले के लिए होता है मनमोहक, ठीक है। अब अगला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कह रहा है घोड़े पर चढ़े आना, तो इसका मतलब होता है कि उतावले में आना, ठीक है, उतावले में आना, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा उतावले में आना। जैसे अगर वाक्य प्रयोग देखें, जैसे अरे मित्र तुम तो सदैव घोड़े पर सवार होकर आते हो, जरा हमारे पास भी बैठो, तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब हम अगला सेट देखते हैं 13, ठीक है। ये मॉडल पेपर प्रैक्टिस 13 देखते हैं। देखो इसमें से पहला क्वेश्चन है डू नॉट गो नियर द लेक, द गार्ड वार्नड द चिल्ड्रन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच। तो इसमें देखो, इसमें से तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि जो ये प्रश्न दिया हुआ है इसका सही इनडायरेक्ट स्पीच होगा द गार्ड वार्नड द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द लेक। क्या हो जाएगा यहाँ पे जो दिया है इसका हो जाएगा द गार्ड, ठीक, यहाँ देखो द गार्ड वार्नड, ठीक है, वार्नड द चिल्ड्रन, यहाँ से इतना हो जाएगा। फिर नॉट टू, क्या हो जाएगा नॉट के बाद टू लगेगा, नॉट टू, फिर गो नियर द लेक हो जाएगा, ठीक, इसका हो जाएगा। फिर अगला है कि मीरा रोड दिस नॉवेल सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस व्हिच कैन बी रिटन इन प्लेस ऑफ दिस सेंटेंसेस। तो इसमें से सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट टेंस की एक्टिव वॉइस में है। जब सिंपल पास्ट टेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की संरचना जब क्या होती है, देखो एक्टिव वॉइस, ठीक है, जैसे बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, तो मीरा रोट दिस नॉवेल हो जाएगा। जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो पैसिव वॉइस कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, तो हो जाएगा दिस नॉवेल वाज रिटन बाई मीरा, इसीलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है ही सेड टू हर हैज योर ब्रदर इन्वाइटेड यू, दिस सेंटेंसेस कैन आल्सो बी रिटन एज फॉलोज। जब इसका आप बनाओगे तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब रिपोर्टेड स्पीच जो है ऑक्सिलेटरी वर्ब से शुरू होता है तो जो कंजक्शन के रूप में जो है इफ का प्रयोग होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है, तब क्या हो जाएगा ही आस्क्ड हर इफ हर ब्रदर हैड इनवाइटेड हर, तो इसीलिए विकल्प फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला है कि व्हिच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज, क्या हो जाएगा डिलीजेंट लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है इसका देखें इधर क्या दिया है, इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, हार्ड वर्किंग हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो डिलीजिएंट जो होता है वो एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है उद्यमी या परिश्रमी, मतलब हार्ड वर्किंग, क्या हो जाएगा लेबोरियस, केयरफुल। और जब इसको ये वाक्य में प्रयोग करेंगे तो जैसे आप एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए, जैसे सोहन इज अ डिलीजेंट वर्कर, ठीक है, डिलीजेंट वर्कर। और अनहैप्पी जो होता है ये भी एडजेक्टिव है, जैसे दुखी, सैड और नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। फूल एक नाउन है, इसका मतलब होता है मूर्ख। और जब इसका इडियट या अ पर्सन हु बिहेव्स इन अ जो है सिली वे, और लेजी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आलसी, मतलब इसका आइडियल क्या हो जाएगा, आइडियल मतलब नॉट विलिंग टूवर्ड, ठीक। अगला है कह रहा व्हिच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ, क्या है जेन्यून। जब इसको आप करोगे तो देखो इसका थर्ड वाला सही हो जाएगा आर्टिफिशियल। जो आर्टिफिशियल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नकली या कृत्रिम, मतलब फेक, बोगस या इमिटेशन, क्या हो जाएगा इमिटेशन,
तो इसका जेन्युइन जो होता है, जेन्युइन जो है वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वास्तविक या असली, मतलब ट्रूली व्हाट समथिंग इज सेड टू बी एथनेटिक, रियल, ओरिजिनल, ऑनेस्ट, प्योर। और जो इसका वाक्य में प्रयोग करो तो जैसे देखो, वी आर हैप्पी टू डोनेट टू जेन्युइन जो है चैरिटेबल केसेस, ठीक है। और द बैंक मैनेजर हैज इशूज आर्टिफिशियल करेंसीज, हैंस जेन्युइन हैड आर्टिफिशियल और एंटोनॉमस, ठीक। अब हम अगला देखते हैं। 6 में दिया है कि डॉटर इज और सन, फिर स्पेस इज फॉर अंकल। तो इसमें फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, आंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जेंडर संबंध स्पष्ट है। जो फेमनिन ऑफ अंकल इज आंट एज डॉटर इज फेमनिन हो जाएगा ऑप्शन, इसीलिए। फिर 7th है कि अ डिजीज दैट सेपरेट्स ओवर अ लार्ज एरिया। तो इसमें देखो, इसमें हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, एपिडेमिक। देखो जो एकेडमिक है, एकेडमिक मतलब होता है शैक्षिक, मतलब रिलेटिंग टू एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप। और जो एपिडेमिक होता है इसका मतलब होता है महामारी, अ डिजीज दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ जो है कम्युनिटी फॉर रीजन, ठीक। और जो एंडेमिक होता है उसका मतलब स्थानिक, मतलब समथिंग दैट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रीजन या पीपल, ठीक है। और जो पेंडेमिक होता है वो सर्वव्यापी या महामारी बोल सकते हो, जैसे एन एपिडेमिक दैट हैज सेपरेट्स ओवर मेनी कंट्रीज और जो है कंटिनेंट्स। तो इसीलिए यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है नोबडी, फिर स्पेस व्हेन ही विल लीव द हाउस। तो यहाँ पे जो है सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नोज, ठीक। जैसे जिसको सॉल्व करोगे, देखो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो है प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग हुआ है। जैसे नो बडी प्रोनाउन, कोई नहीं, नो पर्सन, नो वन, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक मतलब गद्यांश दिया है उसको पढ़ कर 9 से 11 तक आंसर दीजिए। तो कह रहा है देखो पढ़ो इसको, कह रहा है कवि को काल दृष्टा का युग दृष्टा कहा जाता है। आज 21वीं सदी के पूर्वार्ध में भी जाति पात वर्णभेद वर्ग भेद से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। उसी की मैली कुचली रुग्ण हो चुकी परंपरा के पोषक बने हुए हैं। इन सब के खतरों से महाकवि कबीर भली भांति परिचित थे। वो जानते थे कि ये वही बुराइयां हैं जो समाज को दीमक की तरह खोखला करने को आतुर हैं और संकट को पहचानते हुए एक रास्ता सुझा रहे हैं जिस पर चलकर हम मनुष्यता की उस भावाभूमि को प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पर जाति पाति छोटा बड़ा ऊंच नीच कर्मकांड सभी खत्म हो जाते हैं और इंसानियत ही बची रहती है। मानव मात्र एक ही है, धर्म बचा रहता है, इंसानियत मानवता के इसी समाज की कल्पना कबीर करे हैं। जैसे आतुर का अर्थ है, ठीक है, आतुर का अर्थ है उतावला, ठीक, पहले का हो जाएगा उतावला। फिर अगला है कि गद्यांश में किस कवि का वर्णन है। तो आपने भी पढ़ा कि गद्यांश में कबीरदास जी का वर्णन है। फिर अगला है कि गद्यांश में प्रयुक्त धर्म का आशय है। तो इसमें धर्म का आशय है कर्तव्य, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। कह रहा इंदु और इंदूर का मतलब क्या होता है। तो इंदु का मतलब होता है, इसका मतलब होता है चंद्रमा, ठीक, और इंदूर का मतलब होता है चूहा, ठीक। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो इसको हम कई बार बताए, उसको बोलते हैं अंत्यानुप्रास, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अंत्यानुप्रास क्या होता है, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। जैसे अभी उदाहरण देख लीजिए कि दुखी बना मंजू मना ब्रजांगना। तो इसमें सब में देखो ना आ रहा है, दुखी बना में ना आया, मंजू मना में ना आया और ब्रंजा गना में ना आया, इसीलिए यहाँ पे अंत्यानुप्रास हो जाएगा। अगला है कि सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय हैं। इस वाक्य में सच्चे
किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। वह शब्द जिनसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, गंध, दोष, रंग, रूप आदि का बोध होता है उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे लाल, सच्चे, झूठे, नया, पुराना, मासिक, दोपहर आदि। उदाहरण जैसे देखोगे आप तो सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है। अगला, तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है बताओ? तो इसका थर्ड वाला हो जाएगा, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। ठीक, मतलब तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का अर्थ होगा एक से बढ़कर दूसरा चालाक। जब इसका वाक्य प्रयोग करोगे तो जैसे अनुज और दीपक में प्रगाढ़ मित्रता है, लेकिन दोनों ही तू डाल डाल मैं पात पात है। अगला है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कह रहा है झेप खाना। तो झेप खान का मतलब होता है लज्जा जाना। जब इसका प्रयोग करोगे जैसे सुरेश अपनी तोतली बोली पर झेप खा गया, तो 16 का थर्ड हो जाएगा लज्जा जाना। अगला है, नैनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें सेकंड वाला हो जाएगा नैन धन अभिराम। ठीक है, और इसमें दीर्घ स्वर संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नैन धन अभिराम। अगला है, यथा स्थान शब्द में कौन सा स्थान है? तो इसमें तीसरा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद का अव्यय होता है और प्रथम पद की प्रधानता होती है। जैसे यथा, भर, आ आदि। उदाहरण जैसे यथास्थान, भरपेट, आजन्म, आजीवन। ठीक, फिर अगला है, पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये सेकंड निषेधवाचक है, क्योंकि जिन शब्दों से वाक्य में मना करने का बोध होता है उस ऐसे वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पुस्तकालय में शोर मचाना मना है। फिर अगला है कोमल का विलोम शब्द क्या है? तो देखो कोमल का मतलब होता है कठोर। ठीक, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। और विमल का मतलब क्या होता है? मलिन। और मल का मतलब क्या होता है? विमल। ठीक, और कुटिल का मतलब होता है सरल। अगला है घा, गा, ड, ढ, ता, इनमें कितने जो है अघोष व्यंजन हैं? तो अघोष वह ध्वनियाँ होती हैं जिनमें स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता। जैसे चा, ख, च, छ, त, थ, ट, ठ, प, फ। तो इसमें से जो है फिर से देखो ख, च, छ, त, थ, ट, ठ, प, फ, ये सब हैं क्या? स्वर। तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा 2। ठीक है, अगला देख लो, करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो करुणामय में मय प्रत्यय है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि जो कहा ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसमें तीसरा हो जाएगा अकथनीय। अगला है यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें पहला रीतवाचक। ऐसे आभिकारी शब्द जो हमें क्रिया होने की रीत या विधि के बारे में बताते हैं वह शब्द रीतवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण जैसे यथासंभव दूसरों की मदद करो। अगला है तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो इसमें थर्ड वाला हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या होता है? जब कोई शब्द हमें किसी क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे अंदर, बाहर, छत पर, पेड़ पर, दूर, मैदान में, खेलना, सोना, गिरना आदि। उदाहरण तारे आकाश में चमक रहे हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है? तो देख लीजिए यहाँ पे, तो पहला हो जाएगा पर्यावरण। जैसे पर्यावरण शब्द में परिधन आ। ठीक, देखो ये है परि और यहाँ पे धन आ। ठीक, उपसर्ग से बना है। और जब पर्यावरण का करोगे तो हो जाएगा, देखो इसका जब करोगे पर्यावरण का तो हो जाएगा परिधन
धन वरण, ठीक, इतना बन जाएगा। तो इसीलिए इसमें परिधन, परिधन आधन वरण तो इसमें इसीलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें पहला बहुब्रीहि समास है, क्योंकि बहुब्रीहि समास जिस समास में कोई पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद की जो है प्रधानता होती है। जैसे नीलकंठ का मतलब क्या होता है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव जी। अगला है कौन सा शब्द ताल शब्द का अर्थ नहीं है। तो ताल शब्द का अर्थ है झील, ताड़ का वृक्ष, संगीत का ताल, ठीक। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चाबी। फिर अगला है, इसमें नहीं है पूछा था ना, ये हमेशा याद रखा करो कि है और नहीं में बहुत डिफरेंस हो जाता है। कभी कभी लोग है की जगह आंसर कर लेते हैं। कह रहा है आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। तो इसमें सेकंड वाला हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आज मुझे बहुत काम है, ठीक। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सरल वाक्य में एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है। अर्थात अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा। तो ये जो है प्रैक्टिस सेट 13 था। अब हम 14 नंबर का देखेंगे, ठीक है। 14 के बाद 15, 2 प्रैक्टिस सेट के बाद हम फुल पेज सामान्य अध्ययन वाला करेंगे। देखो पहला है कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउन। तो कह रहा मिस्टर जैन, फिर स्पेस इज आवर लिबरेशन, क्या लिखा है, लिब्रेरियन शोड मी सम न्यू बुक्स। क्या कह रहा है, मिस्टर जैन इज आवर लाइब्रेरियन शोड मी सम न्यू बुक्स। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखो पहला आपको पता है कि मनुष्य के लिए होता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का प्रयोग किया जाता है। तो हु क्या हो जाएगा, हु जो होता है वो जो कि, होम जिसे, और व्हिच जो, और फिर दैट के मतलब होता है कि। तो इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हु। मिस्टर जैन जो होता है, मिस्टर जैन हु इज आवर जो है लाइब्रेरियन शोज मी सम न्यू बुक्स, इसीलिए। फिर अगला हो जाएगा चूज द वर्ड फ्रेज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। कह रहा है एवरीबडी वाज एस्टोनाइज्ड व्हेन ही यूज्ड सच अ जो है प्रोफेन लैंग्वेज। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। जो प्रोफेन का अर्थ होता है अपवित्र होता है। इसका अगर हम एंटोनिम्स देखें तो एंटोनिम सेकेंड हो सकता है, ठीक है। सेकेंड का मतलब होता है पवित्र या प्योर या शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। और प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, हाई मतलब ऊंचा। तो इसीलिए इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला है चूज द अल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द बॉय टर्न ऑफ डीफ ईयर टू द जो है प्लेडिंग्स ऑफ ऑल हिज वेल विशर। तो इसमें देखो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि टर्न और डेड ईयर टू का अर्थ होता है अनसुनी करना, अतः डिड नॉट पे एनी अटेंशन इसका अर्थ होगा, ठीक है। अब हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो देखो अब्बास नॉक्ड हिम डाउन। तो इसका सेकंड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न पास्ट सिंपल के एक्टिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव क्या होता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो अतः जब क्या बनाओगे इसका हो जाएगा ही वाज नॉक डाउन बाई अब्बास, इसलिए इसका पैसिव वाई होगा ये वाला, ही वाज नॉक डाउन बाई अब्बास। अगला है व्हिच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ सिंगुलर। तो देखो इसका हो जाएगा सिंगुलर, ये एडजेक्टिव है, एक वचन या एकल या विचित्र, ठीक। तो हो जाएगा अनयूजुअल, यूनिक, सिंगल या रिमार्केबल।
और इसका कॉमन, जब कॉमन एडजेक्टिव क्या होता है तो सामान्य, नियमित या यूजुअल, रेगुलर, हैबिचुअल। और जब इसका वाक्य प्रयोग करोगे तो हो जाएगा इट वाज अ बिल्डिंग ऑफ सिंगुलर ग्रेस एंड ब्यूटी। और अर्थक्वेक्स आर फेयरली कॉमन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब अगला, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें थर्ड सही होगा, पांचवे का थर्ड, ठीक है, कॉमन। फिर अगला है छठा हो जाएगा, कह रहा है कि व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ जेंडर। तो इसमें पहला सही हो जाएगा, गूज हो जाएगा। अ गूज इज अ लार्ज वाटर बर्ड विथ अ लॉन्ग नेक, शॉर्ट लेग्स जो है, वेब्ड फीट एंड अ शॉर्ट ब्रॉड विल। जनरली geese are larger than ducks and have longer necks and shorter bills. The term goose is used for a female bird while जो है जेंडर रिफ्रेश स्पेक्स जो है स्पेशली टू अ मेल वन गिल्डर अ लाइट जो है एयरक्राफ्ट विद आउट एंड जो है इंजन। तो इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। अगला है चूज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड जो है प्रिंटेड इन बोल्ड इन द सेंटेंसेस। कह रहा है द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें जो है सेकंड वाला सही हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव दर्शाता है। जब हैवी शब्द जो हैवी है, हैवी एडजेक्टिव शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा, डैमेज नाउन की विशेषता दर्शाता है, इसीलिए जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आई कांट इमेजिन व्हाई सी हैज बिहेव्ड लाइक दैट। कह रहा है इसमें क्या हो जाएगा, सप्लाई सुटेबल क्वेश्चन टैग। तो पहला हो जाएगा कैन आई। कह रहा है दिया गया वाक्य जो है वो नकारात्मक है, अतः सकारात्मक क्वेश्चन टैग का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा, आई कांट इमेजिन व्हाई सी हैज बिहेव लाइक दैट कैन आई। यहाँ पे हो जाएगा कैन, ठीक, कैन आई। अगला है, कह रहा है कि इसको पढ़ के आंसर दीजिए। 9 से 11 तक गद्यांश को पढ़कर आंसर दीजिए। कह रहा है कहानी में विचित्र घटना एवं परिवेश के माध्यम से समाज की जीवंत सच्चाई को उद्घाटित करता है। साथ ही समाज में क्रियाशील विभिन्न सामाजिक संगठनों की सामयिक प्रासंगिकता और उसके सामाजिक अवदान की विवेचना करता है। लेखक की पैनी दृष्टि उसकी संवेदनशीलता गहरे स्तर पर अपने परिवेश से जोड़ती है। आबादी के बाद देश की सामाजिक संरचना में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, जिसका प्रभाव धर्म, राजनीति, विवाह, परिवार तथा सरकारी गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं में परिलक्षित होता है। देश की भ्रष्ट राजनीति के कारण समाज में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा और परिवार बिखराव, बदलाव और जैसी अनेक समस्याएं उद्दीप्त हुई हैं। देश की स्वाधीनता एक विभाजन रेखा है जो समाज और साहित्य को देखने का सारा दृष्टिकोण बदल देती है। इसलिए इस दौर में साहित्यकारों ने सामाजिक संस्थाओं की तत्कालीन भूमिका का बड़ी गहराई से अन्वेषण अपनी रचनाओं में किया है। कह रहा है कि समसामयिक का अर्थ है, तो समसामयिक का अर्थ है समकालीन, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है गद्यांश में प्रस्तुत परिवेश का आशय है, तो परिवेश का आशय है वातावरण, इसीलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है साहित्यकार के किस रूप का जिक्र है, तो इसमें जो है कहानीकार हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला है तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत को तुम्हार निठुराई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, फर्स्ट ऑप्शन। श्रुत्यानुप्रास अलंकार जो होता है यह अनुप्रास अलंकार का भेद है। इसमें कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई। अगला है कि प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें जो है प्रत्युपसर्ग है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा था। इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है,
तो इसमें सेकंड हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि जिन अभिकारी शब्दों में स्थान विशेष का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा था। ठीक, फिर अगला है, देख लो, अगला है कि मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें से सेकंड हो जाएगा ट, क्योंकि मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण जो होता है, मूर्धन्य व्यंजन वह होते हैं जो मुख के भीतर तालु और ओंठ के बीच कठोर भाग मूर्धा से उच्चारण किए जाते हैं। इनमें ट, ठ, ड, ढ, र, अण, अंगण है। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष जो होते हैं वर्ण व्यंजन ट, ड, अण है। अगला है प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है। तो इसमें से सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम प्रयुक्त होता है। फिर अगला है अक्षर में लटकना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दुविधा में पड़ा रह जाना। अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ दुविधा में पड़ा रह जाना। वाक्य में प्रयोग हमारा भविष्य और भाग्य इस समय अधर में लटक रहा है। ठीक, अगला है आवास में झगड़ा मत करो इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसमें सेकंड हो जाएगा रीतवाचक। क्यों? क्योंकि वे अभिकारी शब्द जिनके द्वारा किसी क्रिया के संपन्न होने की रीत का बोध होता है उन्हें रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इनमें यथा, क्योंकि, ठीक, निसंदेह, मत आदि शब्द हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपस में झगड़ा मत करो। ठीक, अगला 19वां है कि नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। इनमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें सेकंड हो जाएगा अन्योक्त। अन्योक्त का अर्थ है अन्य के प्रति कही गई उक्ति। अन्योक्त अलंकार में अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। जैसे उदाहरण अगर हम देखें तो नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे अभिमीत खेल रहा है क्योंकि उसके साथ अभिषेक भी है। अगला है 21 का है सांप। एक सेकंड इसको पढ़ लीजिए पहले। ये 20 हो गया, फिर 21 कह रहा है सांप। ठीक, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना तुम भी। फिर से पढ़ो। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, बिस कहाँ पाया। उपयुक्त कविता में कौन सा छंद है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मुक्त छंद। क्योंकि मुक्त छंद कविता का वह रूप है जो किसी छंद विशेष के अनुसार नहीं रची जाती, ना ही तुकांत होती है। इसकी परंपरा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने आरंभ की। अज्ञे ने अपनी कविता सांप में मुक्त छंद का प्रयोग किया है। जैसे अभी आपने पढ़ा ही कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं और नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। ये इसमें कोई तुक नहीं लग रहा है, इसलिए जो है ये मुक्त छंद हो जाएगा। ठीक, अगला है जो ईश्वर पर विश्वास करता हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। तो इस समय तीसरा हो जाएगा आस्तिक। जो ईश्वर पर विश्वास करता हो उसके लिए सही शब्द आस्तिक है। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता उसके लिए सही शब्द नास्तिक होता है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें सेकंड हो जाएगा सरल वाक्य में एक क्रिया एवं एक कर्ता होता है। उदाहरण के लिए जैसे नेहा रात भर परीक्षा में सफल होने के लिए पढ़ती है। अगला निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें से फर्स्ट वाला तिरस्कार बिल्कुल सही है। अगला है कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें से तीसरा सही हो जाएगा भंवरा। ठीक, क्योंकि भ्रमर जो है तत्सम है और भ्रमर का तद्भव भंवरा। शिक्षा का तद्भव होता है भीख, भिक्षा का तद्भव भीख और बिंदु का भ्रमर बिंदु और परशु का जो है तद्भव होता है फरसा। फिर अगला है कह रहा है गरुड़ का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है।
तो इसमें गरुड़ का हो जाएगा खगेश, पहला हो जाएगा। और इंद्र का मध्वा होता है, अग्नि का जात वेद होता है। अगला है 27 नंबर का, कह रहा है कि दिए गए शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। किसका? इतस्तता का। तो इतस्तता का शब्द विच्छेद होता है इतः धन तता। इतः धन तता मतलब सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, ये वाला इतः धन तता। फिर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए 5 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। तो इसमें देखो कौन सा व्यक्त करता है, तो इसमें तीसरा हो जाएगा असंभव बात होना। जिसे मुहावरा है पत्थर, एक सेकंड ऐसे कर लो, हाँ, पत्थर में डूब जाना। तो जो है इसका क्या हो जाएगा, पत्थर में डूब जाना मतलब असंभव बात होना। जब इसको वाक्य प्रयोग करो, जैसे चांद पर जाना पत्थर में डूब जमने के समान है। फिर अगला है दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। जैसे कह रहा बाण और बाण, ठीक, तो इसमें हो जाएगा देखो बाण का सही शब्द युग्म है आदत और बाण का तीर, ठीक, तो इसीलिए आदत और तीर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता है। तो कौन नहीं रहता है, थर्ड वाला प्राण नहीं रहता है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, लोग आदि, ठीक। तो ये हो गया हमारा 14 नंबर का सेट। अब हम 15वां देखते हैं। ये 15 है और ये लास्ट है, ठीक। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे 15। कह रहा है भाषाहारता में देखो पहला कह रहा है कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड या फ्रेज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। कह रहा बाई हुक और बाई क्रुक। तो इसका पहले देख लीजिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाई हुक और बाई क्रोक का अर्थ होता है किसी भी तरह से, अतः इन जो वाट एवर एनी वन कैन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट डिग्री। कह रहा है श्रीनाथ बाउल्ड, फिर स्पेस, देन प्रसाद, फिर फास्ट। तो इसका क्या हो जाएगा सेकंड का, इसका यहाँ पे जो है सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा फास्टर, ठीक है। क्योंकि देन का प्रयोग जो होता है कंपैरेटिव डिग्री में होता है, इसीलिए यहाँ रिक्त स्थान में फास्टर हो जाएगा। आपको पता है कि पॉजिटिव में पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव सुपरलेटिव होता है, तो फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट हो जाएगा, ठीक। ये थर्ड ऑप्शन है, मतलब थर्ड वाला कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस। कह रहा ऑल ट्रस्ट एन ऑनेस्ट मैन। तो इसका थर्ड में क्या हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव वॉइस में है और इसका पैसिव होगा एन ऑनेस्ट मैन इज ट्रस्टेड बाय ऑल होगा। आपको बताया कि एक्टिव का होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस या वर्ब की मतलब फिफ्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब इसका पैसिव बनाओगे तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा इज आर एम और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इसीलिए। अगला है सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक। तो इसमें फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, पहले इसको पढ़ो। कह रहा ही हैड 4 days लीव्स, और सेकंड है ही हैड लीव्स ऑफ आवर डेज, थर्ड है ही हैड लीव्स फॉर 4 days, फिफ्थ है ही हैड 4 days लीव्स। तो इसमें से कौन कौन से सही हो जाएंगे, तो इसमें से थर्ड वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। ही हैड 4 days लीव्स और ही हैड 4 days लीव। तो इसमें जो है पहला और चौथा वाक्य सही है और सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगला है चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग फेज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स प्रोवाइडेड। कह रहा वन हु इज गिफ्टेड विद सेवरल टैलेंट्स। तो देखो इधर इसमें कौन सा हो जाएगा, तो आपको पता है कि वर्सटाइल का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभाशाली, और स्टोइक मतलब होता है जिस पर सुख दुख का असर नहीं पड़ता हो, ठीक है।
क्या होता है, सुख दुख का असर नहीं पड़ता है। ठीक है। और जो जो वॉलेंटियर होता है वो जो स्वेच्छा से कोई कार्य करता है। जो ऑमनीसिएंट होता है वो सभी चीज़ों को जानता हो। ठीक है। तो इसीलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्सेटाइल। अगला है which word means nearly the same as, क्या हो जाएगा, compassion। क्या, compassion, इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो जो कंपैशन होता है ये एक नाउन है, इसका मतलब करुणा या दया, संवेदना, सहानुभूति। और जो इसका सिंपैथी, पिटी और काइंडनेस या मर्सी। और जब इसका वाक्य प्रयोग करोगे तो हो जाएगा द सेंट्स पर्च यूनिवर्सल कंपैशन। और जो क्रूरलिटी होता है, क्रूरलिटी जो नाउन मतलब क्रूरता या निर्ममता। और जब इसका पिटिलेशंस करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा एक्वेरिसिटी या हो जाएगा मर्सीलेशंस। ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, काइंडनेस। अगला है एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स, इनकी सप्लाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि कॉर्निवोरस जो होता है वो मांसभक्षी होता है, यानी कि फीडिंग ऑन अदर एनिमल्स। और जो इंसेक्टिवोरस होता है उसको बोलते हैं कीटभक्षी, यानी कि फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स, वार्म्स एंड अदर इनवर्टेब्रेट्स। ठीक है। फिर जो ग्रैमिनीवोरस होता है वो होता है तृणभक्षी, यानी कि फीडिंग ऑन ग्रास। और जो हार्बीवोरस होता है उसे कहते हैं शाकाहारी, एन एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स। ठीक, तो इसीलिए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड वाला, हार्बीवोरस। अगला है द क्लब चूज मिस्टर दत्त एज द, क्या हो जाएगा, ट्रेजरर एस्टरडे, सप्लाई सुटेबल क्वेश्चन टैग। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस थर्ड वाला डिड नॉट ईट हो जाएगा, डिडंट ईट। तो कैसे, क्योंकि दिया गया वाक्य जो है वो पास्ट सिंपल यानी कि सकारात्मक है, अतः जब क्वेश्चन टैग होगा वो कैसा होगा, नकारात्मक। अगला है कह रहे हैं 9 से 11 तक आप इसको पढ़ के फिर आंसर दीजिए। देखो कह रहा है मीराबाई अपनी अनोखी चाल और धारदार तथा बोधक वाणी को लेकर हिंदी भक्ति काव्य में प्रकट हुई। मीरा अपनी भाषा और व्यवहार से सामंती समाज को चुनौती देती हैं। स्त्रियों की दशा परतंत्र थी, वो गुलामी, लाचारगी और बेबसी का जीवन जीने को अभिशप्त थी। मीरा लिखती हैं राणा जी म्याने या बदनामी लगे मीठी मतलब राणा जी म्याने या बदनामी लगे मीठी, मीरा को बदनामी मीठी लगने लगती है, जो तत्कालीन क्या वर्तमान समाज में भी लगभग आश्चर्य की बात है। मीरा स्त्री मुक्ति की पहली सशक्त कवयित्री हैं। कौन स्त्री आज वर्तमान में भी बदनामी पसंद करेगी। मीरा प्रगतिशीलता के उस आदर्श की स्थापना करती है जो आज भी प्रासंगिक है। मीरा की कविता सामंतवाद के प्रति कार्य की कविता है। मीरा की कविता स्वच्छंदतावाद की कविता है। शिशोधो रूठ्यो म्यारो कोई कर ले सी लिखते हुए मीरा को जो आत्मबल मिल रहा था वह उनका चारित्रिक और आध्यात्मिक आत्मबल तथा नैतिक मूल्य था। तो पूछा है कि मीरा की कविता किसके प्रतिकार की कविता थी तो हो जाएगा पहला ऑप्शन, मतलब मीरा की कविता सामंतवाद के प्रतिकार की कविता थी। ठीक, अगला है मीरा किसकी कवयित्री हैं। तो मीरा भक्ति काव्य की कवयित्री हैं। ठीक, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ये सेकंड वाला। ठीक, भक्ति काव्य की कवयित्री। अगला है अनोखी चाल का आशय है, तो इसका थर्ड हो जाएगा विलक्षण आचरण। ठीक, मतलब अनोखी चाल का आशय है विलक्षण आचरण। अगला है कह रहा नीति ज्ञान रखने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो नीति ज्ञान रखने वाला के लिए उपयुक्त शब्द नीतिज्ञ होता है, लेकिन दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
फिर है राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो थर्ड हो जाएगा कर्मवाच्य, क्योंकि यहाँ पे जो है जहाँ वाक्य में कर्ता की अपेक्षा कर्म प्रधान होता है, यहाँ कर्ता गौड़ होता है, इसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। अगला है कह रहा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से कह रहा है कि दिए गए शब्द के लिए सही कर्मधारय समास के विग्रह का विकल्प हो तो लौह पुरुष का पूछा है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? लौह पुरुष शब्द जो है ये कर्मधारय समास, और जब इसका समास विग्रह करोगे तो हो जाएगा लोहे के समान एवं शक्तिशाली पुरुष। ठीक है, लौह पुरुष किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये 14वां जो है का कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष। इसका लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एकता के प्रतीक हैं, और जब वो बचपन में छोटे थे तो उनके आँख के पास में एक फोड़ा निकल आया था, जिससे जो पहले वैदिक दवा ही होती थी, तो वैद्य लोग ने कहा कि इसमें अगर लोहे की सराख को गर्म करके इस फोड़े में धंसा दिया जाए तो ये फोड़ा फूट जाएगा और उनका जो है मतलब सही हो जाएगा। तो लोहे के सराख जब जैसे उसको गर्म किया गया तो सभी लोग डर रहे थे कि कहीं सराख आँख में न लग जाए, क्योंकि एकदम आँख के पास ही में था। तो वो छोटे थे उस टाइम, बालक थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग देख क्यों रहे हैं, लोहे की सराख ठंडी हो रही है, इसे जल्दी से मेरे फोड़े में घुसाइए। तो ये बात सुन के लोग वहाँ जो जितने लोग उपस्थित थे उन्होंने बोला कि ये बच्चा आगे चलकर बहुत ही मतलब अच्छे कर्म करेगा और कुछ अच्छा बनेगा, समाज सेवी होगा। उसी समय से छोटे मतलब उम्र से ही उन बच्चों के गुण दिखने लगते हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है लौह पुरुष। ठीक है, फिर अगला है, ये 14 हो गया। 15वां देखो, कह रहा है आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो इसमें देखो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा विस्मयाद बोधक चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव का व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हों वे विस्मयाद बोधक कहलाते हैं, जैसे अरे, ओह, शाबाश, काश आदि। इसमें विस्मयाद बोधक चिन्ह का संकेत जो होता है वो इस तरह होता है जैसे उदाहरण के लिए आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। ठीक है, फिर अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ ठीक है विकल्प है। कह रहा चलती का नाम गाड़ी, तो इसका कौन सा हो जाएगा? चलती का नाम गाड़ी, तो इसमें हो जाएगा जो है मुहावरा, ये थर्ड हो जाएगा। चलती का नाम गाड़ी अर्थ होता है कार्य का चलते रहना। जब इसका वाक्य प्रयोग करोगे जैसे रमन पढ़ने में अच्छा है किंतु क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी, यही तो चलती का नाम गाड़ी है, मतलब ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, काम का चलते रहना। ठीक, अगला है व्यष्टि का विलोम होगा, तो आपको बताया कि व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है, प्राची का होता है प्रतीचि और सृष्टि का प्रलय, व्यक्ति का समाज, तो व्यष्टि का समष्टि यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कह रहा है कि संधि विच्छेद का विकल्प हो। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। तो इत्यादि का पूछा है, तो ये 18 का क्या हो जाएगा? इसमें पहला हो जाएगा इति धन आदि, क्योंकि ये संधि विच्छेद इति धन आदि होगा। इत्यादि में ईयर संधि है, इसका नियम क्या होता है? बड़ी ई प्लस आ मिलके या बनता है, और या को जब तोड़ोगे तो आधा या और प्लस क्या हो जाएगा? बड़ा आ। तो अब हम अगला देखते हैं। कह रहा है कि सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कर्तृवाच्य। क्यों? क्योंकि क्रिया के जिस रूपांतरण में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सीता नहीं पढ़ती। ठीक, अगला है कह रहा है कि विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। कह रहा मालिक का क्या हो जाएगा? तो मालिक का होता है मालकिन, और लाला का होता है ललाइन, और धोबी का धोबिन, और पंडित का पंडिताइन। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा मालकिन। फिर अगला दिया है कह रहा कि विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प।
तो मूक का पूछा है, तो मूक का क्या हो जाएगा? मूक का होता है वाचाल, छोटा का होता है बड़ा, चर का होता है अचर और प्रेम का होता है घृणा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मूक का वाचाल। अगला है कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अनिश्चयवाचक, क्योंकि ऐसे शब्द जिनमें स्थान, वस्तु, व्यक्ति आदि के द्वारा निश्चितता का बोध न हो वह शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कुछ, किसी, कोई आदि। उदाहरण जैसे कोई आ रहा है, ठीक है। अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। कह रहा है विद्या के बिना फिर स्पेस जीवन नहीं जिया सकता। तो इसमें क्या हो जाएगा कि रिक्त स्थान में सार्थक शब्द आएगा, विद्या के बिना सार्थक जीवन नहीं जिया सकता, तो इसीलिए सार्थक थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। कह रहा अंगारे बरसाना। तो अंगारे बरसाने का मतलब होता है अत्यंत गुस्से से देखना। बर्तन धोते समय कप टूटने पर मालकिन नौकरानी पर अंगारे बरसाने लगी, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अत्यंत गुस्से से देखना। अगला है सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो आकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि आकर्मक क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, इसमें प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, उन्हें आकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे सीता सोई है, ठीक। अगला है 26वां क्वेश्चन कि घोड़ों का घर कितनी दूर है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका मतलब हो जाएगा घोड़ों का घर कितनी दूर है, लोकोक्ति का अर्थ है कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। इसका वाक्य प्रयोग करोगे तो हो जाएगा सुमन इतनी मेहनती और कर्मठ है कि उसे यह नौकरी अवश्य मिलेगी। सत्य है घोड़ों का घर कितनी दूर है। 26 का क्या हो जाएगा? तीसरा, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। अगला है अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या है? तो इसका निरस्त्रीकरण का होता है अस्त्रीकरण और शस्त्रीकरण का होता है निअस्त्रीकरण, तो इसीलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा निरस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण, ठीक है। फिर अगला है मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपको पता है कि इसका पहला हो जाएगा अधिकरण कारक, क्योंकि अधिकरण कारक जो होता है संज्ञा का वह स्वरूप है जिसमें क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति चिन्ह में भीतर, अंदर, ऊपर, नीचे, बीच आदि आते हैं। उदाहरण के लिए मेरे हाथ में कलम है। फिर अगला है दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें सेकंड वाला हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, क्योंकि वह शब्द जिनसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, गंध, रूप एवं रंग आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे झूठ, सच, मीठा, खट्टा, सर्दी, गर्मी, काला, लाल आदि। उदाहरण जैसे दूध मीठा है, ठीक। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो तीसरा विकल्प में ये जो है तीसरे में विराम चिन्ह का सही प्रयोग है। इसमें कह रहा है आहा ये पीड़ा अब और सहन नहीं होगी। कह रहा है आहा ये पीड़ा मुझसे और सहन नहीं होगी, मतलब थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा कौन सा 15 मॉडल पेपर, ठीक। तो ये 15 हो गया और मैंने 2 वीडियो में मतलब 1.5 घंटे या 2 घंटे के वीडियो हैं, 1 से लेके और 7 प्रैक्टिस सेट एक वीडियो में बनाया है और ये वाले वीडियो में मतलब 8 से लेके 15 तक। तो 2 वीडियो में आप 1 से लेके प्रैक्टिस सेट 1 से लेके और प्रैक्टिस सेट 15 तक आप सॉल्व कर लीजिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ आपसे कहना है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।